हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमराज क्लासेस। थर्ड फैब के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। ये टेलीग्राम लिंक है जहां से आप इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबाशना। हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का संयुक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन उदित अग्रवाल, सेकंड ऑप्शन राधिका रस्तोगी, थर्ड ऑप्शन राजेश निर्वाण, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज उदित अग्रवाल। तो उदित अग्रवाल को लबाशना का ज्वाइंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और एक किसका स्थान लिए? राधिका रस्तोगी का। राइट। तो उदित अग्रवाल हैं कौन? आईएएस ऑफिसर हैं 2008 बैच के। किस कैडर से बिलोंग करते हैं? गुजरात कैडर से। अपॉइंट किया गया है ज्वाइंट डायरेक्टर कहाँ पर? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स लबाशना मसूरी का। और टेन्योर कितने टाइम पीरियड तक के लिए अपॉइंट किया गया है? 5 ईयर तक के लिए। Next question is recently Major General E.R. Jamir has been appointed as the Defense Chief of which country? हाल ही में मेजर जनरल E.R. जमीर को कहाँ का रक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इजराइल, सेकंड ऑप्शन ईरान, थर्ड ऑप्शन इंडिया, फोर्थ ऑप्शन पाकिस्तान। राइट आंसर इज इजराइल। तो इजराइल का रक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मेजर जनरल E.R. जमीर को। राइट। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल E.R. जमीर को इजरायली बल आईडीएफ का नया रक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। इजराइल प्राइम मिनिस्टर, कहीं पर आपको बेंजामिन देखने को मिलेगा, कहीं पर बेयामिन, लिखा बेंजामिन ही रहता है। बेंजामिन नेतन्याहू हैज अपॉइंटेड मेजर जनरल E.R. जमीर एज द न्यू चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ। तो वे 6 मार्च को पदभार अपना ग्रहण करेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेबी का जगह लेंगे। और श्री हलेबी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले को रोकने में विफलता की जिम्मेदारी लेते हुए पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था। और श्री जमीर जो है आईडीएफ के कौन से नंबर के रक्षा प्रमुख होंगे? 24th। राइट। Next question is with reference to the Waterfest 25, which of the following statement are correct? First statement is the 5th edition of Waterfest 25 is being held in Puducherry. Waterfest 25 का 5वां संस्करण पुडुचेरी में आयोजित किया गया। Second statement is the festival is organized by All for Water for All, a collective of individuals and organizations. तो ये जो महोत्सव है All for Water for All द्वारा आयोजित किया गया, जो व्यक्तियों और संगठनों का एक समूह है। Select the correct answer from the codes given below. First option neither 1 nor 2, second option both 1 and 2, and third option only 1, fourth option only 2. राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ 1 and 2। वाटर फेस्ट 25 का एक कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है। और कहाँ पर स्टार्ट हुआ? पौंडी यॉट क्लब में पौंडीचेरी में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 2 फरवरी 2025 को हुआ। और ये फेस्टिवल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ऑल फॉर वाटर फॉर ऑल के द्वारा किया गया। ये कलेक्टिव और इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो महोत्सव है ऑल फॉर वाटर फॉर ऑल द्वारा आयोजित किया गया और जो व्यक्तियों और संगठनों का एक समूह है। और वाटर फेस्ट का मेन एम क्या होता है? टू फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द पुडुचेरी, बेलूपुरम और विले कुडलोर पीवीएसी बायोरीजन में। तो वाटर फेस्ट का जो मेन उद्देश्य है पुडुचेरी, बिल्लुपुरम और विले कुडलोरू में जो बायोरीजन है उसमें जल संशोधनों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें इंक्लूड होते हैं कौन कौन, कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, कहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एनजीओ से आएंगे, कम्युनिटी एक्सपर्ट, इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। राइट। Next question is consider the following statement. First statement is Japan launched the Michibiki 6 satellite on its new flagship H3 rocket. तो जापान ने नई फ्लैगशिप H3 रॉकेट से मिचीबिकी 6 सैटेलाइट लॉन्च की है। एंड सेकेंड
स्टेटमेंट है जापान करेंट क्वाजीजेनिक सैटेलाइट सिस्टम QZSS हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 2020। तो जापान का वर्तमान क्वाजीजेनिक सैटेलाइट सिस्टम 2020 से संचालन में है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 nor 2, सेकेंड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड थर्ड ऑप्शन ओनली 1, फोर्थ ऑप्शन ओनली 2। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो जापान ने लॉन्च किया है मिचिबिकी 6 सैटेलाइट और किससे? H3 रॉकेट से। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि जापान का जो करंट क्वाजीजेनिक सैटेलाइट सिस्टम है कब से ऑपरेशनल है? 2020 से। तो 2020 से नहीं है, 2018 से है। तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, राइट। तो मिचिबिकी 6 सैटेलाइट जो है जापान ने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है। नेविगेशन सैटेलाइट है और न्यू फ्लैगशिप H3 रॉकेट से। तो जापान ने नई फ्लैगशिप H3 रॉकेट पर नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। कब किया? 2 फैब को किया। और कहाँ से किया? टानेगाशिमा स्पेस सेंटर। कहाँ पर? ये साउथ वेस्टर्न जापानीज आइलैंड पे। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हैव अ मोर प्रिसाइज लोकेशन पोजीशनिंग सिस्टम ऑफ इट्स ओन। तो अपने स्थानिक नेविगेशन प्रणाली को और अधिक सटीक बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मिचिबिकी 6 सैटेलाइट लॉन्च किया गया और सैटेलाइट अपने लक्षित भूस्थानिक कक्ष टारगेटेड जियो स्पेशल ऑर्बिट में 2 सप्ताह के भीतर पहुंचने की उम्मीद है। जापान का करेंटली क्वाजीजेनिक सैटेलाइट सिस्टम जो है विथ 4 सैटेलाइट ऑपरेशनल इन 2018। तो जापान के पास वर्तमान में क्वाजीजेनिक सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें 4 सैटेलाइट शामिल हैं जो 2018 से संचालन में आया था। और मिचिबिकी 6 विल बी द 5th सैटेलाइट इन दिस नेटवर्क। तो मिचिबिकी 6 जो है इस नेटवर्क का कौन सा सैटेलाइट है? 5वां सैटेलाइट होगा। एंड लॉन्च डिलेड बाय अ डे ड्यू टू वेदर के कारण, मौसम की वजह से एक दिन ये विलंब से हुआ, डिले हो गया था लॉन्चिंग में। और ये 4th कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट फॉर द H3 सिस्टम। तो ये क्या है? ये H3 सिस्टम के लिए चौथी लगातार सफल उड़ान थी, राइट। Next question is, in which state was the Operation 11 plan launched recently? तो हाल ही में ऑपरेशन 11 प्लान किस राज्य में शुरू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन बिहार, सेकंड ऑप्शन वेस्ट बंगाल, थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन 11 प्लान लॉन्च किया गया था। तो ये कब किया गया था? थर्ड अमृत स्नान ऑन बसंत पंचमी ड्यूरिंग प्रयागराज महाकुंभ 2025। तो प्रयागराज में बसंत पंचमी के दिन मीन 2 फैब के दिन ये ऑपरेशन 11 चलाया गया। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर सेफ्टी एंड स्मूथ ट्रैफिक मैनेजमेंट फॉर डिवोटीज। जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना ऑपरेशन 11 का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑपरेशन 11 में कौन से 11 पॉइंट्स थे वो देखते हैं। तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 वे रूट। तो 1 वे रूट पर सख्त अमल करने की यहाँ डायरेक्शन दिया गया था। एंड सेकेंड, इन्हांस सिक्योरिटी एट मेजर एरियाज। तो हर प्रमुख क्षेत्र पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। जो भी प्रमुख एरियाज थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होने के चांसेस थे वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई, PAC लगाए गए। एंड स्पेशल मॉनिटरिंग एट शास्त्री सेतु। तो शास्त्री सेतु पर विशेष निगरानी की गई। एंड क्राउड कंट्रोल एट टीकर माफी मोड़। तो टीकर माफी मोड़ पर भीड़ नियंत्रण किया गया। एंड फाफामऊ पुल एंड पंटून पुलों पर विशेष प्रबंध लगाया गया, स्पेशल अरेंजमेंट्स की गई। एंड रेलवे स्टेशन और बस मूवमेंट के लिए विशेष अरेंजमेंट्स किए गए। झूसी क्षेत्र में बस संचालन की विशेष योजना बनाई गई। एंड स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एट प्रयाग जंक्शन। और प्रयाग जंक्शन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था अपनाई गई। एंड GT जवाहर और हर्षवर्धन चौराहे पर विशेष नियंत्रण, स्पेशल कंट्रोल एट GT जवाहर एंड हर्षवर्धन क्रॉसिंग। एडिशनल सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक अरेंजमेंट्स किया गया। तो अतिरिक्त सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाई गई। एंड प्रोविजन ऑफ एडिशनल फोर्स है। तो अतिरिक्त फोर्स का प्रबंध भी किया गया। तो ये 11 शॉर्ट में पॉइंट थे ऑपरेशन 11 का। ऑपरेशन 11 कहाँ चलाया गया? उत्तर प्रदेश में। और किस लिए चलाया गया? सेफ्टी
एंड स्मूथ ट्रैफिक मैनेजमेंट जो डिवोटीज के लिए था उसको इंश्योर कर सके उनकी सेफ्टी और स्मूथ ट्रैफिक मैनेजमेंट को। ठीक, next question is consider the following statements. First statement is the budget allocation for the Samudrayan mission is 600 करोड़ रुपीस। तो समुद्रयान मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द समुद्रयान मिशन इज टू एक्सप्लोर ओशन डेप्थ। समुद्रयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? महासागर की गहराइयों का अन्वेषण करना है। और थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है टोटल बजट एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इज 3650 करोड़ रुपीस। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को कुल 3650 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया? कितना बजट एलोकेट किया गया समुद्रयान मिशन को? 600 करोड़। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्लोर करना ओशन डेप्थ में समुद्रयान मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, ये भी हमारा करेक्ट है। और टोटल बजट जो एलोकेट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को 3650 करोड़ रुपीस, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, राइट। तो समुद्रयान मिशन के लिए कितना एलोकेट किया गया? 600 करोड़। इसका अनाउंसमेंट किसने किया? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव महासागर की गहराइयों का अन्वेषण करने के लिए वैज्ञानिकों को भेजना, टू सेंड साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर ओशन डेप्थ इन स्पेशली डिजाइंड सबमर्सिबल। इसका मेन फीचर क्या है समुद्रयान मिशन का? गहरे समुद्र के फर्श पर नक्शा बनाना, मैपिंग डीप ओशन फ्लोर्स and developing a manned submersible with 6000 मीटर वाटर डेप्थ रेटिंग। 6000 मीटर की गहराई वाले जल ग्रहणीय मानव युक्त पनडुब्बी विकसित करना एंड एक्सप्लोरिंग डीप सी माइनिंग फॉर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज। तो गहरे समुद्र में खनन का अन्वेषण और जैव संसाधनों का सतत उपयोग करना इसका में फीचर है समुद्रयान मिशन का। एंड डेवलपिंग इंजीनियरिंग डिजाइन फॉर ऑफशोर थर्मल एनर्जी ड्रिवन डिसैलिनेशन प्लांट्स। तो अपतटीय तापीय ऊर्जा संचालित निर्जलीकरण संयंत्रों के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन विकसित करना इसका मेन फीचर्स है समुद्रयान मिशन का। और मिशन का मेन प्लान क्या है? सेंडिंग अ मैन्ड सबमर्सिबल अप टू 500 मीटर डेप्थ लेटर दिस ईयर। तो इस वर्ष के अंत में 500 मीटर की गहराई तक मानव युक्त पनडुब्बी भेजना। जैसे गगनयान मिशन है वैसे ही है, वहाँ स्पेस में भेजा जाएगा इंसानों को और यहाँ समुद्र में। एक्सप्लोरिंग द सी वेड एट अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स नेक्स्ट ईयर। और अगले वर्ष 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र तल का अन्वेषण करना मिशन का प्लान है। मिशन मौसम के लिए जो बजट में एलोकेशन हुआ है 1329 करोड़ एलोकेट हुआ, किस लिए? इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। तो मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार के लिए 1329 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। और टोटल एलोकेशन 3650 करोड़ रुपीस का किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के लिए, राइट। और बजट से रिलेटेड सब कुछ हमने कल डिटेल में पढ़ा था, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और उसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हर कंठ में भारत क्लासिकल म्यूजिक सीरीज। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द हर कंठ में भारत क्लासिकल म्यूजिक सीरीज वॉज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी। हर कंठ में भारत शास्त्रीय संगीत श्रृंखला का शुभारंभ बसंत पंचमी के अवसर पर किया गया। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट पंडित रविशंकर म्यूजिक स्टूडियो। तो इस कार्यक्रम का आयोजन पंडित रविशंकर संगीत स्टूडियो में किया गया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हर कंठ में भारत क्लासिकल म्यूजिक सीरीज जो है कहाँ लॉन्च की, कब लॉन्च किया गया? बसंत पंचमी के अवसर पर 2 फेब को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और ये इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? पंडित रविशंकर म्यूजिक स्टूडियो में। तो सेकंड भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2, राइट। तो हर कंठ में भारत सीरीज
कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? ज्वाइंटली प्रेजेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आकाशवाणी के द्वारा। एंड ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है? 2 फ़रवरी से 16 फ़रवरी तक चलेगा। और इसकी टाइमिंग क्या है? तो हर दिन ये आपको 9:30 बजे सुबह देखने को मिलेगा। और ब्रॉडकास्ट कितने स्टेशन से किया जाएगा? 21 स्टेशन से किया जाएगा और 9:30 बजे आप इसको सुन सकते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हर कंठ में भारत सीरीज का शोकेस वेरियस शेडेड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रंगों को प्रसारित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इवेंट हेल्ड एट पंडित रविशंकर म्यूजिक स्टूडियो ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के अवसर पर पंडित रविशंकर संगीत स्टूडियो में कार्यक्रम का आयोजन किया गया एंड डिजिटली इनॉग्रेटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ कल्चर अरुणेश चावला एंड प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी एंड डीजी आकाशवाणी डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। और इस प्रोग्राम का मेन हाइलाइट्स क्या है? फ्लोरल ऑफरिंग टू गॉडेस सरस्वती, सरस्वती वंदना से इसकी शुरुआत की गई। और आकाशवाणी के ऐतिहासिक भूमिका, जो इनका हिस्टोरिकल रोल रहा है, उस पर मेन एम्फेसाइज किया गया, बात की गई। एंड राग देश पर सरोद वादन हुआ, सरोद परफॉर्मेंस ऑफ राग देश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First statement is the inaugural Indian Navy half marathon took place in New Delhi on February 2, 2025। तो भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का उद्घाटन संस्करण जो है 2 फ़रवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट, over 10,000 participants completed in 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर रेसेस। तो 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर दौड़ में भाग लिया। थर्ड स्टेटमेंट इज विनर इन द 21.1 किलोमीटर कैटेगरी वर कुलबीर सिंह मैन एंड बृंदा भंडारी विमेन। तो 21.1 किलोमीटर वर्ग में विजेता कुलवीर सिंह पुरुषों में और बृंदा भंडारी महिला रहे। मीन्स महिला में बृंदा भंडारी और जो विजेता रही, और पुरुषों में कुलवीर सिंह। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो फर्स्ट इनॉग्रल इंडियन नेवी हाफ मैराथन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ 2 फ़रवरी को। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में 10,000 पार्टिसिपेंट्स ने कंप्लीट किया 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर रेसेस, ये भी करेक्ट है हमारा। एंड विनर्स 21.1 किलोमीटर कैटेगरी में कुलवीर सिंह, मेंस में और विमेंस में वृंदा भंडारी विजेता रही, ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, राइट। इनॉग्रल एडिशन था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इंडियन नेवी हाफ मैराथन है। और ये कब हुआ? 2 फ़रवरी को। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। पार्टिसिपेंट कितने रहे? ओवर 10,000 एंड रेस की कैटेगरी कितनी थी? 3 कैटेगरी थी, 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। और चीफ गेस्ट कौन थे? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं। एंड यहाँ कहाँ पर हुआ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। रूट में जो इंक्लूड हुआ इंडिया गेट एंड कर्तव्य पथ भी रहा। और मेन पार्टनर IDFC फर्स्ट बैंक है एंड एसोसिएट पार्टनर्स IOCL एंड टाइटन वॉचेस। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस एंड फोस्टर करना स्ट्रॉन्ग टाइज विद द इंडियन नेवी एंड इंस्पायर यूथ टू ज्वाइन द नेवी। और यूथ को इंस्पायर करना जिससे वो नेवी को ज्वाइन करें, राइट। और अब विनर्स का नाम हम देख लेते हैं। तो 21.1 किलोमीटर में मेन की ओपन कैटेगरी में देखें तो कुलबीर सिंह ने 1 आवर्स 4 मिनट 52 सेकेंड में कंप्लीट किए। एंड विमेन ओपन कैटेगरी में किसने जीता? बृंदा भंडारी ने जीता। इन्होंने कितने मिनट में कंप्लीट किया? 1 आवर्स 37 मिनट 8 सेकेंड में। और 10 किलोमीटर के हमारे विनर कौन है? मेन में ओपन कैटेगरी में प्रकाश देशमुख, इन्होंने 30 मिनट 22 सेकेंड में कंप्लीट किया। एंड विमेन में ओपन कैटेगरी में कविता ने जीता 35 मिनट 36 सेकेंड में। एंड 5 किलोमीटर में मेन ओपन कैटेगरी में गौरव कशाना ने जीता 14 मिनट 14 सेकेंड में। एंड विमेन में ओपन कैटेगरी में अंजलि ने जीता 17 मिनट 37 सेकेंड में, राइट।
ये विनर्स हैं हमारे सामने, मेंस विमेंस कैटेगरी के और मेंस कैटेगरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल। हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता? फर्स्ट ऑप्शन इंग्लैंड, सेकंड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन साउथ अफ्रीका, फोर्थ ऑप्शन न्यूजीलैंड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ने बीट किया साउथ अफ्रीका को कितने विकेट से? 9 विकेट से। Under 19 Women T20 World Cup title. India defended their ICC Under 19 Women's T20 World Cup title. तो भारत ने अपना ICC Under 19 महिला T20 विश्व का खिताब जीत लिया और मलेशिया में फाइनल में उन्होंने किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से। एंड गोंगड़ी त्रिशा ने स्कोर किया अनबीटन 44 एंड वॉज प्लेयर ऑफ द मैच। तो गोंगड़ी त्रिशा ने नाबाद 44 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। एंड त्रिशा ने टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी रही, उनका कितना स्कोर रहा? 309 रन का। एंड वैष्णवी शर्मा वॉज द हाइएस्ट विकेट की टेकर, 17 विकेट लिए इंक्लूडिंग अ हैट्रिक्स। तो वैष्णवी शर्मा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रही, 17 विकेट लिए जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। एंड साउथ अफ्रीका वर बोल्ड आउट फॉर 82। तो दक्षिण अफ्रीका जो था वो 82 रन पर सिमट गई, राइट। और उसके जवाब में इंडिया के पास 83 रन बनाना था और इंडिया ने 84 रन बनाए। Next question is which medal has India's Tejas Shirse won in the men's 60-meter hurdles at the European Outdoor Championship? पुरुषों की 7 मीटर बाधा दौड़ में भारत के तेजस सिरसे ने यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? फर्स्ट ऑप्शन गोल्ड मेडल, सेकंड ऑप्शन सिल्वर मेडल, थर्ड ऑप्शन ब्रॉन्ज मेडल एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे ने फ्रांस में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में 60 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक हासिल किया, सिल्वर मेडल हासिल किया। और कौन से गेम में? मैं 60 मीटर्स हर्डल में। एंड ही ऑल्सो सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड विद अ टाइम ऑफ 7.64 सेकेंड्स, सरपासिंग हिज प्रीवियस बेस्ट ऑफ 7.65 सेकेंड्स। तो 7.64 सेकेंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। एंड स्पेन के एनरिक लोपेस ने 7.54 सेकेंड का समय लेकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि फ्रांस के बिलहेम बेलोशियन ने क्या 7.67 सेकेंड के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता, राइट। एंड BCCI नमन अवार्ड 2025 की बात करें तो कल ही हमने बात किया था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और सचिन तेंदुलकर 51 ईयर ओल्ड है एंड इन्होंने 664 इंटरनेशनल गेम्स खेले इंडिया के लिए। एंड इन्होंने अभी भी रिकॉर्ड इनके पास है हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट एंड ODI रन इन क्रिकेट हिस्ट्री में, राइट। और बेस्ट मेंस क्रिकेटर कौन? जसप्रीत बुमराह को ऑनर किया गया पॉली उमिगर अवार्ड से। किस लिए? बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ 2023 टू 24। तो जसप्रीत बुमराह को 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया। एंड बेस्ट विमेंस क्रिकेटर की बात करें तो हम स्मृति मंदाना अवार्डेड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ 2023-24 इन विमेंस कैटेगरी। तो मेंस कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह एंड विमेंस कैटेगरी में स्मृति मंदाना को दिया गया, राइट। अब रहा आपके लिए क्वेश्चन आपका कंसंट्रेशन चेक करने के लिए। ये रहा कंसंट्रेशन चेक क्वेश्चन। एट विच म्यूजिक स्टूडियो वॉज द हर कंठ में भारत क्लासिकल म्यूजिक इवेंट ऑर्गेनाइज्ड? हर कंठ में भारत शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किस संगीत स्टूडियो में किया गया? फर्स्ट ऑप्शन पंडित रविशंकर म्यूजिक स्टूडियो, सेकंड ऑप्शन आकाशवाणी म्यूजिक स्टूडियो एंड थर्ड ऑप्शन दूरदर्शन म्यूजिक स्टूडियो एंड फोर्थ ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर म्यूजिक स्टूडियो। कहाँ पर किया गया? इसका आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।